हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर एंड लीवर का फंक्शन। तो मैं आपको पढ़ा रहा था एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसमें अपन ने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ ली थी। दूसरा अपन ने पढ़ लिया लीवर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट आएगी एसेसरी ग्लैंड पेंक्रियाज। तो नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड कौन पढ़ेंगे बेटा? पेंक्रियाज पढ़ेंगे। और मैंने आपको एनिमल टिश्यू में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पेंक्रियाज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ किस ग्लैंड का एग्जाम्पल है बेटा? पेंक्रियाज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। पेंक्रियाज जो है मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसका 99% पार्ट क्या होता है बेटा? एक्सोक्राइन एंड 1% पार्ट इज एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मतलब एक्सोक्राइन का मतलब है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन करे वो एक्सोक्राइन, और जिसमें डक्ट ना हो जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट बेटा कहाँ पे करे? ब्लड में करे, उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। तो पेंक्रियाज इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। अगर हम बेटा बात करें, सपोज करो अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ये है बेटा ईसोफेगस। ये क्या है? ईसोफेगस। ये है स्टमक। स्टमक के बाद मैंने बताया था यहाँ पे यू शेप क्या लगा था बेटा? सी शेप क्या था? डिओडिनम। डिओडिनम का शेप कैसा था? सी शेप। ये था डिओडिनम। और मैंने बताया था ना कि डिओडिनम के सी शेप के अंदर ही क्या बेटा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या पाई जाती है? पेंक्रियाज। ये देखो पेंक्रियाज यहाँ लोकेटेड है। पेंक्रियाज का इतना पार्ट ये एक्सोक्राइन होता है। ये लास्ट वाला मैं ऐसे डैश किए दे रहा हूँ, ये लास्ट का टेल रीजन वाला भाग बेटा क्या होता है? एंडोक्राइन। बहुत ही कम 1% पार्ट क्या है इसका? एंडोक्राइन। बकाया पूरा पार्ट एक्सोक्राइन है। और एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करे। ये देखो डक्ट होगी, और इस डक्ट का नाम क्या था जो बाहर आई थी बेटा? पेंक्रियाटिक डक्ट। और इस पेंक्रियाटिक डक्ट में कौन सी डक्ट खुल गई थी? याद है लीवर में पढ़ाया था, कॉमन बाइल डक्ट खुली थी, तो न्यू डक्ट बनी थी जिसका नाम क्या था? हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का अगला भाग क्या था बेटा? फूला हुआ था, जिसका नाम बोलो? एम्पुला ऑफ वेटर। और दिस इज ओपन इनसाइड डिओडिनम, और दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय, याद है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम था? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ पीछे वैसे। तो देखो ये पेंक्रियाज की बात करो, पेंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। 99% पार्ट एक्सोक्राइन है। ये वाला पार्ट बेटा एक्सोक्राइन है। ये देखो जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा, ये देखो ये जो पेंक्रियाज का ये एक्सोक्राइन पार्ट है, तो ये भी तो बेटा सेल से ही मिलके बना होगा ना। ये देखो छोटी छोटी पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, ये देखो सेल्स हैं। और ये सारी सेल जो एक्सोक्राइन पार्ट में जो सेल्स पाई जाती हैं, तो देखना ये वाला पार्ट हो गया बेटा इसका एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट कितने परसेंट है? 99%। इन एक्सोक्राइन पार्ट जो सेल्स पाई जाती हैं उनका बेटा नाम होता है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, पेंक्रियाटिक। पेंक्रियाटिक एसिनी। देखो एक्सोक्राइन पार्ट में जितनी भी सेल्स हैं उनका नाम होता है पेंक्रियाटिक एसिनी। और ये सेल क्या सिक्रीट करेंगी? पेंक्रियाटिक एसिनी सिक्रीटेड पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकालेंगी बेटा? पैंक्रियाटिक जूस। मतलब एक्सोक्राइन पार्ट कितने परसेंट है? 99%। द सेल प्रेजेंट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट इज नोन एज पैंक्रियाटिक एसिनी सिक्रीटेड पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रियाटिक जूस देख रहे हो बेटा, ये डक्ट होगी ना, क्या नाम होगा? पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से कहाँ पे गिर गया? डिओडिनम पे आएगा।
तो देखो पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट निकालेगा पैंक्रियाटिक जूस थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट में बेटा कौन सी डक्ट मिली थी? कौन सी मिली थी? कॉमन बाइल डक्ट जो लिवर से आई थी वो मिली थी। तो ये एक नई डक्ट का नाम हुआ था जिसका नाम क्या था? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, यहाँ से बाइल जूस आ गया था, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस। और फिर मैंने बताया था कि ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का अगला भाग फूला हुआ होता था जिसका नाम होता एम्पुला ऑफ वेटर। इट ओपन ऑन डियोडनम, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाई स्पेक्टर ऑफ ओडाई। तो ये देखो पैंक्रियाज एक्सोक्राइन पार्ट हमने पढ़ लिया। एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट होगी, सेल का नाम है पैंक्रियाटिक एसनी, सिक्रीट करेगी पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है वो आगे अपन लोग बात करेंगे जब डाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं। तो इतना ध्यान रखना कि पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से। लेकिन पैंक्रियाज में कहाँ से? एक्सोक्राइन पार्ट से। और ये बेटा 1% पार्ट कहलाता है इसका एंडोक्राइन पार्ट। ये कौन सा पार्ट कहलाता है? एंडोक्राइन पार्ट, जो कि 1% है एंडोक्राइन पार्ट। और ध्यान रखना बेटा पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को एक दूसरा नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के आइलेट्स कहा जाता है क्योंकि इसकी सबसे पहले डिस्कवरी लैंगरहैंस ने की थी और छोटे छोटे आइलेट्स जैसा दिखाई देता है, इसलिए एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आपको पता है एंडोक्राइन पार्ट में जो भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में होगा, ना कि डक्ट के थ्रू। और ये एंडोक्राइन पार्ट बेटा 2 आगे पढ़ाऊंगा मैं, इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स निकालता है। और आपने बड़ा फेमस हार्मोन सुना होगा, एक इंसुलिन और एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों हार्मोन पैंक्रियाज से निकलते हैं। और पैंक्रियाज के किस पार्ट से बेटा निकलते हैं? एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट का नाम क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इट सिक्रीट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो कुल मिला के पैंक्रियाज के बेटा 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया एक्सोक्राइन, एक पार्ट हो गया पैंक्रियाज का एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट का काम है पैंक्रियाटिक जूस निकालना, जो इस चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे। पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट क्या है, कौन कौन से एंजाइम होंगे, सारी चीज़ें। और एंडोक्राइन पार्ट का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन निकालेगा। इसे बेटा हम पढ़ेंगे डिटेल से एंडोक्राइन सिस्टम में, वहाँ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। तो ये तो बेटा नेक्स्ट जो ग्लैंड अपन लोग पढ़ रहे थे, तो अपन बताओ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी पढ़ी अपन ने? 3। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर थी, लिवर पढ़ा और पैंक्रियाज, ठीक। तो ये तो बेटा हमने देखो इस चैप्टर में हमें कई तरीके से पढ़ना है। तो मैंने इस चैप्टर में पहले आपको क्या पढ़ाया? माउथ से लेकर एनस तक अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। फिर एक बार वापस आए थे, सबका मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया। अब सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब अपन लोग मेन इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि हम फूड जो लेते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसका डाइजेशन कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखो बेटा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक डाइजेशन की डेफिनीशंस पढ़ाई थी। क्या बताई थी डाइजेशन की डेफिनीशन? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो डाइजेशन क्या था? जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तब तक तोड़ा जाएगा जब तक उसका सिंपल एब्जॉर्ब करने वाला फॉर्म ना आ जाए। और मैंने बताया था एंड इट इज कैरी आउट बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस।
तो जो हमारा डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन बेटा कौन सी प्रोसेस है, क्वेश्चन आए कि डाइजेशन मैकेनिकल है कि बायोकेमिकल है कि दोनों है, तो दोनों है, मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल। डाइजेशन क्या है बेटा, मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, चबाना, चबाना मतलब मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाना कहलाता है मैकेनिकल प्रोसेस। और बायोकेमिकल क्या है, चबाने के बाद स्टमक में, इंटेस्टाइन में बेटा उसमें एंजाइम काम करेंगे, तो इंजाइमेटिक रिएक्शन किस में आएगी बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस में आएगी। तो डाइजेशन कौन सी प्रोसेस है, मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल। ठीक, अब देखना हम अपने जो फूड ले रहे हैं, हम फूड में ले क्या रहे हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं उसमें प्रोटीन होगा, उसमें फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, मिनरल्स होंगे एंड विटामिन्स होंगे। इतनी चीज़ें ही ले रहे थे, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट में होगा। अच्छा बताओ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनके लिए बेटा एक नाम बोलो आप। पता है मैंने शुरू में पढ़ाया था पहले लेक्चर में इस चैप्टर के। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या नाम था, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इनका नाम क्या था, माइक्रोन्यूट्रिएंट। दो तरह के न्यूट्रिएंट मैंने बताए थे, मैक्रो और माइक्रो, जिनकी ज़रूरत ज़्यादा हो, जिनकी ज़रूरत कम हो। और फिर मैंने वहाँ बताया था कि मिनरल और विटामिन की डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है अपने आप। जो आप सोडियम लोगे तो सोडियम को थोड़ी आप तोड़ोगे किसी में, वो तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो मिनरल एंड विटामिन एज सच रीएब्जॉर्ब। डाइजेशन की ज़रूरत किसको पड़ेगी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इनको हम डाइजेशन करेंगे। अब डाइजेशन कहाँ होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, थाली में फूड रखा था, फूड को आप पहले माउथ में ले जाओगे, तो देखें कि माउथ में डाइजेशन क्या होगा, फिर स्टमक में जाएगा। मतलब अलग अलग पार्ट में अपन लोग डाइजेशन की प्रोसेस अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल ए हेडिंग यहाँ पे आएगी, डाइजेशन इनसाइड ओरल कैविटी। माउथ में डाइजेशन कैसे होगा, सपोज करो हमने खाना खाया, सबसे पहले बेटा माउथ में जाएगा। अब देखना बेटा ओरल कैविटी में क्या होता है, जैसे फूड आएगा तो इनसाइड ओरल कैविटी मैस्टिकेशन, फूड को चबाया जाता है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड अकर्स, मैस्टिकेशन ऑफ फूड अकर्स किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ टीथ प्लस टंग। देखो तो टीथ और टंग क्या करती है बेटा, घुमाने का काम करेगी, टीथ उसको चबाने का काम करेगी। तो बताओ ओरल कैविटी में सबसे पहले भोजन को चबाया जाता है, मैस्टिकेशन। और मैस्टिकेशन आप कर रहे हो तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है। तो इनसाइड ओरल कैविटी मैस्टिकेशन ऑफ फूड अकर्स विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। अब देखना बेटा, आपने सुना होगा कि जैसे हम खाना खाते हैं फिर भोजन को चबाते हैं, तो कहीं सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को चबाना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा चबाने से क्या होता है, नहीं चबाएंगे ले ऐसे ही खा जाए। तो क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैस्टिकेशन करने से फ़ायदा क्या है। अच्छा तो बेटा आपने रोटी लिया, रोटी का एक टुकड़ा लिया आपने, ये रोटी का टुकड़ा है, ऐसा हम निगल गए, तो रोटी का तो सरफेस एरिया इतना था, ये इतना था ना, इतने आप सच बिना चबाए हम निकल गए। तो इसके ऊपर बेटा अटैक कौन करेंगे, एंजाइम अटैक करेंगे। यहाँ पे एंजाइम, अगर चबाने से हमने कितने सारे हमने टुकड़े कर दिए, देखो हमने चबाने से जितने टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े के ऊपर एंजाइम अटैक करेंगे आप। ये देखो तो कुल मिला के जितना ज़्यादा आप भोजन को चबाओगे उतने टुकड़े होंगे और उस पर
इंजाइम जब अटैक करेगा तो इंजाइम को अटैक करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड क्या करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड इंक्रीज सरफेस एरिया। जितने टुकड़े होते जाएंगे हर टुकड़े के चारों तरफ काम करेगा, तो इंजाइम को काम करने के लिए, क्योंकि रोटी आपने खाई तो रोटी में है क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो कोई ना कोई इंजाइम ही कराएगा। तो जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे हर टुकड़े के चारों तरफ इंजाइम अटैक करेगा। तो मैस्टिकेशन बेटा क्या करता है कि ज़्यादा भोजन चबाने से क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चन आए कि मैस्टिकेशन से यही फ़ायदा है कि सरफेस एरिया फूड का बढ़ जाएगा, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम अटैक कर सके। ठीक, अब देखना ओरल कैविटी में हम फूड को जब चबाते हैं, ठीक ना, तो मैस्टिकेटेड जो फूड होगा, देखो मैस्टिकेटेड फूड जब आप भोजन को चबा रहे हो वो किससे बेटा मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड विथ सलाइवा, मिक्स्ड विथ सलाइवा से, सलाइवा से चबाते जा रहा है, उसमें सलाइवा मिक्स होता जा रहा है। जब चबाते चबाते उसमें सलाइवा मिक्स हो गया तो देखो बेटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, चिपचिपा चिपचिपा बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बेटा बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो बताओ बेटा फूड का ओरल कैविटी में नाम क्या हो गया, माउथ में आपने जब चबाया तो बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या हो गया, बोलस। तो बोलस है क्या, मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा। अच्छा सलाइवा कौन निकालता है, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कौन निकालता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। कितनी होती है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 पेयर होती हैं, उनके डक्ट के नाम भी बता चुका हूँ मैं, सारी चीज़ें। तो सलाइवा निकलेगा सलाइवरी ग्लैंड से। और जो सलाइवा होता है बेटा इसका जो पीएच होता है ना वो 6.8। सलाइवा ओरल कैविटी में जो सलाइवा निकलता है उसका पीएच कितना होता है बेटा, 6.8। तो देखो हमने फूड को चबाना शुरू किया, ठीक। अब देखना हमने जैसे फूड को चबाया उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, भोजन को चबाते जा रहे हैं प्लस सलाइवा उसमें मिक्स होता जा रहा है, तब उसका नाम हो गया बोलस। अच्छा देखना जो सलाइवा निकला है, सलाइवा कौन निकालेगा वो तो पढ़ा चुका हूँ, सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है कैसी होती है सब बता चुका हूँ। अब जो सलाइवा निकला मैंने आपको वहाँ ये नहीं बताया था, इतना तो बताया था सलाइवा निकलेगा, लेकिन जो सलाइवा है इसमें है क्या क्या, जो हमारा सलाइवा निकलता है आखिर इसमें होता क्या है। तो देखो बेटा सलाइवा में 99.5% तो पानी है, मेन तो पानी है इसमें, और इसमें 0.5% में देखो क्या है सलाइवा में, देखो जो सलाइवा निकला है उसमें 99.5% तो वाटर है, 0.5% में देखते हैं क्या क्या होगा। तो देखना सलाइवा के बारे में तो ये तो बात क्लियर है कि सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड और इस तरह से कई सारी चीज़ें। अब देखना कि सलाइवा का कंपोजिशन, तो 0.5% में एक तो सलाइवा में बेटा म्यूसिन होता है, म्यूसिन जिसे हम म्यूकस भी बोल सकते हो, म्यूकस, म्यूसिन या म्यूकस चिपचिपा सब्सटेंस होता है। उसका काम क्या है, अगर देखो सलाइवा चिपचिपा होता है क्यों, जिससे भोजन के फूड के जितने टुकड़े होते जाएंगे सारे टुकड़ों को आपस में क्या कर देगा, बाइंड करे। तो म्यूसिन या म्यूकस का काम क्या है, बाइंड फूड पार्टिकल, चिपचिपा होने के कारण सारे फूड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एक्सेट्रा ये भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी पाया जाता है। प्लस सलाइवा में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड ये भी पाया जाता है सलाइवा में। कई बार नहीं सलाइवा हम थ्रो आउट भी कर देते हैं बाहर, तो उसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। और यहाँ सबसे काम की जो चीज़ है, क्योंकि सलाइवा का मेन डाइजेशन में अगर रोल देखें तो इसमें बेटा इंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंजाइम। तो सलाइवा में इंजाइम की अगर हम बात करें तो एक इंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन इंजाइम। कौन सा इंजाइम, टाइलिन इंजाइम। और एक इंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इंजाइम पाया जाता है।
तो दो तरह के सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम होता है, बताता हूँ इनके बारे में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है, IgA एंटीबॉडी भी पाई जाती है, एंटीबॉडी। और एक होता है सोडियम थायोसाइनेट या सोडियम थायोसाइनेट, ये बेटा एंटीबैक्टीरियल सॉल्ट है। और लाइसोजाइम बेटा क्या होता है, ये होता है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। अब देखो, अब आप तो जो सलाइवा हमारा निकला, मैंने बताया जो सलाइवा था, सलाइवा किसके द्वारा निकला बेटा, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकाला गया सलाइवा। ठीक, सलाइवा में क्या क्या है आपके सामने सब दिख रहा है। इसका काम बोलो, फूड पार्टिकल को बाइंड करना, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एक स्टेरल प्रोडक्ट है। अब यहाँ एंजाइम के बारे में देखो, जो लाइसोजाइम, पहले इस एंजाइम को छोड़ो, ये बातें बताता हूँ। लाइसोजाइम एंजाइम ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। अच्छा बताओ बेटा कि देखना 12th वाले पोर्शन में भी ज़्यादा डिटेलिंग से आएगा, जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, जब आप फूड लेते हो तो हो सकता है फूड में कितने सारे बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए नेचर ने कई जगह व्यवस्था की है रोकने के लिए। तो अगर हम फूड खाते हैं तो सबसे पहले ओरल कैविटी में आएगा, ओरल कैविटी में उसमें सलाइवा मिक्स होगा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है बेटा, मार देता है। किसके मार देता है बेटा, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यह एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। तो कहाँ अटैक करता है बेटा, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। लाइसोजाइम एंजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देता है। तो अगर हमारे फूड में कहीं बैक्टीरिया है तो उसे ओरल कैविटी में मार दिया जाता है। और ये एंजाइम केवल सलाइवा भर में नहीं होता, सलाइवा के अलावा टीयर्स में भी पाया जाता है, हमारे स्वेट पसीने में भी पाया जाता है। मतलब वेरियस बॉडी सिक्रीशंस, चाहे वो मतलब सलाइवा हो, चाहे वो टीयर्स हो, चाहे वो स्वेट हो, इन सारे सिक्रीशन में क्या पाया जाता है बेटा, ये एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की एंट्री को रोकने का काम करता है। एक तो ये, और बेटा एक एंटीबॉडी होती है IgA एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का भी काम है बेटा बैक्टीरिया को मारना। तो कुल मिला के अगर हम फूड में बैक्टीरिया को अगर ये नहीं मार पा रहा तो IgA एंटीबॉडी भी मार देती है। ठीक, और एक होता है सोडियम थायोसाइनेट, ये एंटीबैक्टीरियल सॉल्ट है, एक सॉल्ट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। तो कुल मिला के हमारे सलाइवा में बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकने के लिए तीन चीज़ें दिख रही हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, एंटीबॉडी और सोडियम थायोसाइनेट, ये एंटीबैक्टीरियल सॉल्ट। इसका मतलब हमारा जो सलाइवा है, सलाइवा एक्ट एज गुड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया की जो नहीं बीमार पड़ते हो आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो हम जब तो हमारे सलाइवा में भी तो बैक्टीरिया को रोकने की क्षमता है। तो सलाइवा एक्ट एज मतलब एंटीबैक्टीरियल होता है सलाइवा। तभी बेटा देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, अगर जानवर में कहीं कट लग जाता है तो दिन भर घाव को चाटते हैं, चाटने से क्या होगा, वहाँ पर सलाइवा लगेगा, और सलाइवा लगने से वहाँ पे इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या कई लोगों को भी देखा होगा, अगर कहीं पे कुछ लग जाता है तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का क्या लगाया जाए, सलाइवा लगाया जाए। कहीं पे अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो अपना अर्ली मॉर्निंग का हम अगर सलाइवा लगाएं तो भी इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि सलाइवा में क्या है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो ये इन चीज़ों के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, इनका काम क्या था, क्या इनका काम डाइजेशन में था, क्या नहीं था। इनका काम तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, क्योंकि बैक्टीरिया फूड के थ्रू इंटर कर सकता है, इसलिए इनको मारने का काम करेगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, आपने फूड लिया, फूड में प्रोटीन था,
फैट था, कार्बोहाइड्रेट। इन्हीं 3 चीज़ों का ही तो आपको डाइजेशन बेटा करना है पूरी बॉडी के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ का डाइजेशन करना है। तो बेटा अब एंजाइम आएंगे जो प्रोटीन पे अटैक करेंगे, कुछ आएंगे फैट पे अटैक करेंगे, कुछ आएंगे कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करेंगे। तो देखना इतनी एक टर्म याद रखना, जो एंजाइम प्रोटीन पे अटैक करेंगे उन सबको एक साथ, जैसे मान लो 7-8 एंजाइम आएंगे, जितने एंजाइम प्रोटीन पे अटैक करेंगे उन्हें बोलते हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या है बेटा? ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन पे अटैक करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटीएज। और जो एंजाइम फैट पे अटैक करता है उसे बोलते हैं लाइपेज। तो ये टर्म याद रखना, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीएज, फैट को तोड़ने वाले कहलाते हैं लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करने वाले कहलाते हैं अमाइलेज। क्या कहलाते हैं बेटा? अमाइलेज। तो 3 टर्म देखो, हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट 3 का ब्रेक डाउन कराना है। प्रोटीन में अटैक करने वालों का नाम होगा प्रोटीएज, फैट पे अटैक करने वालों का नाम होगा लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करने वालों का नाम होगा अमाइलेज। और देखो सलाइवा में है क्या? इनका काम हो गया, ये तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे, इलेक्ट्रोलाइट ये। अब बचा टाइलिन। डाइजेशन के लिए यहाँ पर केवल एक ही चीज़ मौजूद है, टाइलिन। और ये जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन में बेटा पी साइलेंट है, ये जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है बेटा? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है। और मैंने क्या बताया, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करते हैं उन सब का एक नाम अमाइलेज। इसलिए टाइलिन को सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज भी, क्योंकि है तो ये अमाइलेज। अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट पे जो अटैक करें उन्हें अमाइलेज बोलते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला अमाइलेज है, जिसे सलाइवरी अमाइलेज मतलब टाइलिन का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अब तो देखो एक चीज़ तो हमें बिल्कुल समझ में ये आ गई कि हमारे सलाइवा में जैसे आप फूड लोगे, आप चबाओगे, वहाँ पे प्रोटीन भी है, फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। 3 चीज़ें आपने ले रखी हैं। अच्छा बताओ, सलाइवा में किस चीज़ के डाइजेशन के लिए एंजाइम है? केवल एक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए अमाइलेज। क्या इस सलाइवा में प्रोटीएज दिख रहा है कहीं एंजाइम? प्रोटीएज दिख नहीं रहा। क्या लाइपेज मैंने लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब ओरल कैविटी में जो सलाइवा निकलता है उसमें ना तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ना फैट का डाइजेशन होता है, केवल और केवल किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? क्वेश्चन है कि ओरल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सलाइवा में केवल एक ही एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। प्रोटीन के लिए है ही नहीं, फैट के लिए एंजाइम ही नहीं है, तो डाइजेशन कैसे हो सकता है? तो सलाइवा नॉट कंटेन एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड फैट इट थी ना। सो इन सलाइवा में केवल और केवल किसका डाइजेशन होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। ठीक। अच्छा देखना, अब हमारे पास देखो, अभी बेटा बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट की भी बेटा 3 कैटेगरी होती हैं, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। अभी आप बायोमोलिक्यूल में, बॉटनी में पढ़ोगे सब। तो देखना, जैसे हमने इस देखो कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने स्टार्च, मेन कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेटा हम लेते हैं? स्टार्च। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। कौन है बेटा? पॉलीसैकेराइड। देखिए बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसैकेराइड बड़े वाले, फिर डाइसैकेराइड, फिर सबसे छोटे वाले मोनोसैकेराइड। तो जो हम स्टार्च लेते हैं वो पॉलीसैकेराइड है। ठीक। तो हमने स्टार्च को लिया, देखो हमने डाइट में क्या लिया होगा? तो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया होगा और प्रोटीन लिया होगा। तो ओरल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है, केवल किसका होगा? स्टार्च। और जैसे आप चबाते रहोगे तो स्टार्च पे अटैक कौन करेगा बेटा?
टाइलिन। कौन अटैक करेगा? टाइलिन एंजाइम। और एक चीज़ ध्यान रखना, एंजाइम हमेशा पीएच स्पेसिफिक होता है। पता बेटा सलाइवा का पीएच कितना है? पीएच ऑफ सलाइवा, पीएच ऑफ 6.8। देखना जैसे बेटा स्टमक में अभी पढ़ेंगे, स्टमक में HCl होता है, वहाँ का पीएच कम होता है, HCl एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। मतलब जो पीएच मैं बता रहा हूँ उतना पीएच ही होना चाहिए, तभी ये एंजाइम काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम को काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए बेटा? 6.8 पीएच चाहिए। अगर आपने गलती से पीएच बदल दिया यहाँ का तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, या कहीं का पीएच बदल जाए, अभी आगे बात करेंगे। देखो स्टार्च पे अटैक करेगा, पॉलीसैकेराइड जो है उस पर टाइलिन अटैक करेगा, और टाइलिन इसको किस में तोड़ देता है बेटा? स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज। माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, अल्फा डेक्स्ट्रिन में टूट जाता है। ये तो बाद में फीकस के थ्रू बाहर निकल जाता है माल्टोज। अब माल्टोज बेटा क्या होता है? डाईसैकेराइड, डाईसैकेराइड। देखो जितना पॉलीसैकेराइड जो हमने लिया था ओरल कैविटी में, स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड है उसको टाइलिन ने 6.8 पीएच पर माल्टोज पे तोड़ दिया। माल्टोज है डाईसैकेराइड प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन भी बनता है। ये आगे इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे फीकस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब देखना बेटा ये जो माल्टोज होता है ना, माल्टोज मतलब स्वीट शुगर, मीठी शर्करा है ये, माल्टोज मीठा होता है। लेकिन ओरल कैविटी में स्टार्च आपने लिया, जैसे बेटा आपने सुना होगा आलू में, गेहूं में क्या होता है? स्टार्च। लेकिन ये टाइलिन बहुत वीक एंजाइम है, कमज़ोर। मतलब ओरल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, लेकिन पूरी स्टार्च का नहीं हो पाता, केवल 30% स्टार्च का, वो भी बॉयल स्टार्च का। अब कहोगे सर बॉयल स्टार्च का मतलब क्या है? देखो हमने स्टार्च लिया, मैंने स्टार्च लिया तो डाइजेशन यहाँ होगा कितने % स्टार्च का? केवल 30। वो भी मैंने कहा बॉयल स्टार्च। देखो आलू खाओ आप, आलू 2 तरह के आलू होंगे, कच्चा आलू खाओ या उबाल के आलू खाओ। अगर आपने आलू उबाल लिया, गर्म कर लिया तो सॉफ्ट हो जाएगा, है तो उसमें स्टार्च, क्योंकि स्टार्च के बेटा जो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो बॉन्ड अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो ये टाइलिन आसानी से उसको तोड़ देगा। ठीक, तो ओरल कैविटी में अगर बॉयल आलू खा रहे हैं या हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी को भी तुमने पका दिया ना, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी स्टार्च है, तो 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन आप बेटा कच्चा आलू खा लो, कच्चा अगर आलू खा लो तो स्टार्च बॉयल नहीं हुआ, कितनी भी देर आप चबाते रहो ओरल कैविटी में उसका डाइजेशन स्टार्च का नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा बॉयल स्टार्च। तो ओरल कैविटी में कितने % बेटा स्टार्च का डाइजेशन होगा? केवल 30% स्टार्च का डाइजेशन होगा, टाइलिन करेगा। तो बताओ जो मैंने फूड लिया था, देखना जो मैंने फूड लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट था, ये फूड यहाँ से स्टमक में पहुँचा, तो स्टमक में जब पहुँचा होगा तो प्रोटीन का तो अभी एक भी डाइजेशन नहीं हुआ था यहाँ, न फैट का हुआ। लेकिन ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन हो चुका है? केवल स्टार्च का, 30% स्टार्च का हुआ है। ठीक, अब मान लो कभी क्वेश्चन आए, एक व्यक्ति है अपनी डाइट में केवल स्टार्च ले रहा है, अपनी डाइट में उसने केवल स्टार्च लिया, 100% प्रोटीन फैट लिया ही नहीं, मान लिया मैंने स्टार्च लिया, जब वो फूड इसके स्टमक में पहुंचा तो स्टमक में क्या होगा? हमने लिया था स्टार्च, ओरल कैविटी को पार करके वो स्टमक में पहुंचेगा, और जब स्टमक में पहुंचा तो स्टमक में कंपोजिशन क्या होगा? तो बताओ बेटा स्टमक में जब गया होगा तो वहाँ पर भी स्टार्च तो होगा, लेकिन कितने % स्टार्च होगा? केवल 100% में से 70% स्टार्च होगा, प्लस माल्टोज प्लस, क्योंकि 30% किस में टूट गया होगा? माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, तो ये कंपोजिशन होगा। मान लो क्वेश्चन आए, जैसे एक क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है कि अगर हम केवल स्टार्च खा रहा है कोई व्यक्ति, तो जब वो इस फूड उसके स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में क्या होगा? स्टार्च कितने % होगा? 70%।
क्यों? क्योंकि 30% तो माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में, 70% स्टार्च होगा प्लस माल्टोज और अल्फा क्या मिलेगा आपको? डेक्स्ट्रिन मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा ओरल कैविटी में, माउथ में केवल किसका डाइजेशन हुआ? तो यहाँ से बेटा ये माउथ था, ये फेरिंग्स था, ये ईसोफेगस और ये स्टमक, तो यहाँ पर केवल किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट, तो क्वेश्चन है बेटा ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? केवल कार्बोहाइड्रेट का। फैट का प्रोटीन का हुआ क्या? यहाँ नहीं हुआ, अब आगे देखेंगे जहाँ होगा। ठीक है ना, तो प्रोटीन फैट का यहाँ नहीं होता, केवल कार्बोहाइड्रेशन स्टार्ट होगा। केवल एक ही एंजाइम है, टाइलिन। और मैंने बताया ना पर्टिकुलर हमें पीएच याद रखने हैं। टाइलिन को काम करने के लिए सुटेबल पीएच कितना? 6.8। ये सुटेबल पीएच है 6.8। अगर आपने पीएच बदल दिया तो एंजाइम काम नहीं करेगा, बिकॉज एंजाइम आर ऑलवेज पीएच स्पेसिफिक। ये बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखना, एंजाइम हमेशा पीएच के स्पेसिफिक होते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आए, एक व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने के साथ नींबू भी खा रहा है, नींबू खा रहा है। अब बताओ, नींबू खाओगे तो एसिड है, ओरल कैविटी का पीएच कम हो जाएगा, 6.8 से कम हो जाएगा। तो नींबू अगर हम खा रहे हैं तो क्या होगा? उसमें टाइलिन काम नहीं करेगा, टाइलिन एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आपने नींबू खाया, ओरल कैविटी का पीएच बदल जाएगा। तो समझ गए बेटा? तो ये अच्छा ठीक ना। तो यहाँ पे फूड का नाम क्या था बेटा ओरल कैविटी में? बोलस। क्या नाम था? बोलस। ओके, बोलस। और अब बोलस बीपी कैविटी से ईसोफेगस में आएगा। जब निगलना क्या बोलते हैं? डीग्लूटीशन। क्या बोलते हैं? डीग्लूटीशन। बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी इंटर इनसाइड ईसोफेगस फूड पाइप थ्रू डीग्लूटीशन। डीग्लूटीशन जिसे बोलते हैं स्वॉलोविंग ऑफ फूड। स्वॉलोविंग करेंगे मतलब डीग्लूटीशन होगा और देन ईसोफेगस में आ जाएगा। और मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था बेटा ईसोफेगस का। ईसोफेगस में कोई जूस नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता, केवल यहाँ पे म्यूकस निकलता है। ठीक है ना, यहाँ कोई जूस वूस नहीं निकलते, तो इसलिए ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है। और फूड ओरल कैविटी से सीधे दंदनाते हुए कहाँ पहुँचेगा? स्टमक में आएगा। अब देखेंगे आगे स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर फूड स्टमक तक पहुंचा है, स्टमक में अभी अभी कोई फूड आया है, तो उसमें क्या डाइजेस्ट हो चुका है? कोई फूड स्टमक में पहुंचा तो उसमें क्या क्या डाइजेस्टेड हो चुका है? प्रोटीन हुआ क्या? नहीं हुआ। फैट हुआ क्या? नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट हुआ क्या? हाँ हुआ। कितने %? 30% डाइजेस्ट हुआ है। ठीक, अब देखो जो स्टार्च को हमने, पॉलीसैकेराइड को हमने तोड़ा डाइसैकेराइड में, लेकिन मैंने डाइजेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? तब तक तोड़ेंगे जब तक उसका सिंपल फॉर्म ना आ जाए। अभी हम आगे डाइसैकेराइड को भी तोड़ेंगे मोनोसैकेराइड में। तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया कि जो हम फूड ले रहे हैं जैसे ओरल कैविटी में जाएगा तो उसका नाम होगा बोलस। चबाते हैं, चबाना क्यों चाहिए, चबाने से फ़ायदा क्या है वो मैंने बताया। सलाइवा निकलता है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है वो मैंने बताया। सलाइवा में मेन एंजाइम टाइलिन है जो इतने पीएच पे काम करता है। टाइलिन केवल स्टार्च पे अटैक करेगा, वो भी 30% बॉयल स्टार्च पर, और इसको इसमें तोड़ देगा। ठीक, एक तो इस तरह से। और बेटा एक टर्म याद रखना, भी आगे वैसे कहीं पढ़ाऊँगा मैं, कि जो पूरी एक्टिविटी है, देखो बेटा आपने ये कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ही टर्म, कि देखो इंटरनल ऑर्गन जितने इंटरनल, आप चाहो तो हार्ट बीट नहीं रोक सकते, एलिमेंट्री कैनाल में गैस्ट्रिक जूस कब निकलना है, कैसे निकलना है, कितना निकलना, हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। जो एक्टिविटी, जैसे हाथ का मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनल मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इंटरनल ऑर्गन का कंट्रोल करने वाला ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, आपने नाम सुना होगा, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनोमस। देखना नर्वस सिस्टम में सब पढ़ेंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक, ऑटोमेटिक अपने आप। इसके दो बेटा ब्रांच होते हैं, एक नाम सुना होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कुल मिला के इंटरनल, वैसे वहाँ पर बेटा पढ़ाऊंगा पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे हार्ट बीट है हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है, अपने आप बढ़ भी रही है, अपने आप कम भी हो रही है। मतलब कौन सिस्टम काम कर रहा है वहाँ, ऑटोनोमस। इसका मतलब उसे बढ़ा भी कोई रहा होगा और घटा भी कोई रहा होगा। तो इसकी दो ब्रांच होती है, एक बढ़ाने वाली और एक घटाने वाली। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है सबकी एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी। तो एक ब्रांच होगी बढ़ाने वाली, एक होगी घटाने वाली। तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि सर सिंपैथेटिक किन किन कार्यों को करेगा और पैरासिम्पैथेटिक किन किन कार्यों को करेगा। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बैठा लो, ऐसे वहाँ पढ़ाऊँगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के काम बहुत ही आसान है। पूरी बॉडी के फंक्शन अपन लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन याद करना बड़ा आसान है। कैसे कि आप सपोज करो आप डर गए हो, आप एकदम डर गए, और डर के समय जो जो इंटरनल फंक्शन हो रहे हैं आपके अंदर वो सब काम सिंपैथेटिक के हैं, और नॉर्मल उसके अपोजिट नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक। तो देखिए ना, जैसे क्वेश्चन है कि सिंपैथेटिक हार्ट बीट क्या करेगा बताओ। मतलब सिंपैथेटिक काम मतलब डर के समय काम, और डरा दिया गया आपको, हार्ट बीट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, पसीना आएगा। तो ये सारे फंक्शन, मतलब जो डर के समय जो जो फंक्शन हमारे अंदर हों वो सारे फंक्शन सिंपैथेटिक के होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन नॉर्मल कंडीशन के दौरान जो फंक्शन हो तो अपोजिट फंक्शन होते हैं। मतलब हार्ट बीट बढ़ाएगा कौन, सिंपैथेटिक, घटाएगा कौन, पैरासिम्पैथेटिक। देखो तो डर के समय जो जो एक्टिविटी हो रही है बॉडी में वो सब सिंपैथेटिक। अच्छा तो अब मान लो क्वेश्चन है कि सलाइवा का सिक्रीशन सिंपैथेटिक कराएगा या पैरासिम्पैथेटिक कराएगा। सलाइवा, कुल मिला के आपको इतना पता है कि सर ने मैंने बताया कि सिंपैथेटिक मतलब डर के समय जो जो फंक्शन हो। आप खड़े थे, भूकंप सामने से आ रहा है, आप डर गए, उस समय क्या कुछ खाने का मन करेगा, आपके मुंह में पानी आएगा क्या कुछ देख के, नहीं आएगा ना। उस समय भूख प्यास सब बंद हो जाता है। इसका मतलब सिंपैथेटिक सलाइवा सिक्रीशन घटाएगा। एक बात याद रखना कि बॉडी की सारी एक्टिविटी को, देखो डर के समय सारी एक्टिविटी बेटा बढ़ जाती है, लेकिन 2-3 एक्टिविटी हैं जो घट जाती हैं। डाइजेशन सिस्टम की सारी एक्टिविटी बंद, ये कम हो जाती हैं। तो चाहे आपसे पूछा जाए सलाइवा सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस, पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट, ठीक है, चाहे डिफिकेशन, ये सारी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मतलब सिंपैथेटिक, इतना ध्यान रखो, सारे बॉडी फंक्शन को तो बढ़ाता है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे फंक्शन को घटाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सारे बॉडी फंक्शन को घटाता है जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को बढ़ाता है। तो बस थोड़ा डाइजेशन का केस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, सिंपैथेटिक डाइजेशन की सारी एक्टिविटी को घटा देगा, क्योंकि डर के समय तो बेटा ऐसे याद रखना, क्योंकि डर के समय तो मुंह सूख जाता है, मुंह सूख गया मतलब सलाइवा आया ही नहीं, ऐसे ना तो भूख लगेगी, मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलेगा नहीं तो भूख लगेगी नहीं, मल त्याग भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कम हो गई, तो सब कुछ बंद हो जाता है डर के समय, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ याद रखना। तो सिंपैथेटिक डाइजेशन की सारी एक्टिविटी को घटाएगा, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगा। तो देखो बेटा बोलस कहाँ पे आ गया, माउथ पे था, किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का 30%। अब बोलस कहाँ पहुँचा बेटा, स्टमक में पहुँचेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टमक में किस किस चीज़ का डाइजेशन होगा। तो यहाँ तक आप इसको देख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डाइजेशन स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होगा और कैसे डाइजेशन होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।